हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। सुबह के 11:30 बजे लाइव क्लास होती है, जहाँ पे आप लोगों को एनसीईआरटी बुक को कवर करवाया जा रहा है। और रात के 8 बजे कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 और यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जेपीएससी जेट का जो एग्ज़ाम का डेट है वो 29 मार्च है। बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम का डेट सितंबर को दिया गया है। और यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम का डेट है वो मई मंथ के 9-10 तारीख को है। तो अब आपको है कि आप अपनी तैयारी कैसे करिएगा, तो उस हिसाब से आपको अपना प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आपको थ्योरी क्लासेस कवर करने पड़ेगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्लस आप लोगों को क्वेश्चन का भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। बात रही पेड ग्रुप की, तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि मैम पेड क्लास से कैसे ज्वाइन होना है। तो पेड क्लब में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको जो थंबनेल पे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा विथ एक्स्ट्रा मटेरियल और टेलीग्राम के लिंक के साथ। टेलीग्राम का लिंक जो है सोशियोलॉजी के टेस्ट का बिल्कुल ही फ्री है पेड ग्रुप के स्टूडेंट के लिए, जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। डेली आप लोगों को टेस्ट लिया जाता है, मंडे टू सैटरडे, संडे को ऑफ रहता है। और आपकी क्लासेस तो डेली ही रहती हैं। तो आप लोग पेड ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। मिनिमम फीस रखी गई है, जहां पे आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं यूजीसी नेट के अंतर्गत, क्योंकि जेपीएससी जो है उसने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया है कि आपको यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग अपना तैयारी करना है। तो चलिए, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। आप लोगों को मैं बीच बीच में प्रैक्टिस सेट भी करवाते रहूँगी, और थ्योरी क्लास तो चल ही रहा है। और एक इन्फॉर्मेशन, मोस्ट इन्फॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो सिलेबस है जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट का, उसमें आपको 6 इंडियन थिंकर के संदर्भ में दिया गया, 6 थिंकर का आपको पढ़ने के लिए बोला गया, जो कि आपका गिवन सिलेबस में, हिडन सिलेबस में तो बहुत सारे थिंकर रहेंगे ही। तो वो 6 थिंकर का क्लास आप लोग डेली सुबह 8 बजे देखने को मिलेगा। तो उस क्लास को लेकिन आप लोग जरूर फॉलो करिएगा। तो चलिए, आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के प्रीवियस ईयर के पहले क्वेश्चन से। देखिए, ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये यूजीसी नेट के अंतर्गत आपका 29 जून 2025 को ये पेपर हुआ था। और आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही समझ में आ जाएगा कि आपको थ्योरी पढ़ना क्यों जरूरी है। थ्योरी पढ़िएगा तभी आप क्वेश्चन का सटीक आंसर भी लगा सकिएगा। तो चलिए, हम लोग पहले क्वेश्चन को कवर करते हैं। टोटल यहाँ पे हर एक पेपर में 100 क्वेश्चन रहता है और 50 क्वेश्चन पेपर 1 का रहता है। टोटल 150 क्वेश्चन रहता है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जब एक उप संस्कृति स्पष्ट और सुविचारित रूप से बृहत्तर संस्कृति के कुछ निश्चित पक्षों का विरोध करती है, तब वो मुख्य रूप से किस रूप में जानी जाती है? तो प्रतिसंस्कृति, आत्मसातकरण, सांस्कृतिक द्वंद्व, संघर्ष या सांस्कृतिक प्रघात। तो जब एक उपसंस्कृति स्पष्ट और सुविचारित रूप से बृहत्तर संस्कृति के कुछ निश्चित पक्षों का विरोध करती है, तो उसको क्या बोला जाता है? पति संस्कृति बोला जाता है, यानी कि कंट्रा कल्चर के रूप में जाना जाता है। जैसे कि उसमें आपका हिप्पी संस्कृति, अपराधी बालकों जो अपराध करते हैं बालक, वे समलैंगिक विवाह, ये सब चीज़ें जो हमें देखने को मिल रहा है वो। और प्रति संस्कृति की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किनके द्वारा किया गया था? तो मिल्टन ईगर के द्वारा। हिप्पी संस्कृति आप देखे होंगे कि समाज के अंतर्गत कुछ ऐसे वर्ग के लोग रहते हैं, कोई जेंट्स जो अपना केस को लंबा लंबा रख लेते हैं, उसके बाद फिर जो नशीली पदार्थ हैं उनका सेवन करते हैं। तो इस टाइप का संस्कृति, तो ये कौन दिया गया है, किनके द्वारा दिया गया है? मिल्टन ईगर के द्वारा। और ये आपका उसको क्या बोला जाता है? पति संस्कृति। मतलब
एक क्वेश्चन से आपका दो हो गया क्वेश्चन। एक तो कि इस टाइप का संस्कृति को क्या बोला जाता है, प्रति संस्कृति, और दूसरा प्रति संस्कृति की अवधारणा किनके द्वारा दी गई थी, ये आपका कीवर्ड हो जाएगा मिल्टन ईगर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व या वक्तव्य यानी कि कथन मैक्लूहान की मीडिया के समझ के संबंध में, यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैक्लूहान की मीडिया के समझ में जो संबंध है वो मीडिया से वो क्या समझते हैं, तो प्रिंट व्यक्ति की प्रौद्योगिकी है, टेलीविजन भाव शून्य माध्यम है, माध्यम जो है वो संदेश का होता है। देखिए 100 क्वेश्चन को हम लोगों को कवर करना है, इसलिए मैं क्वेश्चन का डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बताऊंगी और उसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग कवर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्क सोसाइटी, उसके बाद साइलेंट स्प्रिंग, द पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, द पॉपुलेशन बॉम्ब, ये सब पुस्तक है और ये किनके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन दिया गया है, मैं डायरेक्ट आंसर की तरफ जाती हूँ। तो देखिए रिस्क सोसाइटी ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, उल्रिक बेक, साइलेंट स्प्रिंग रसेल कार्सन, द पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंथनी गिडिंग्स और पॉपुलेशन बॉम्ब पॉल एहरलिक के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समाज वैज्ञानिक ने नेटवर्क और प्रभावों के विचार पर अपना सिद्धांत विकसित किया है। किसका, नेटवर्क और प्रवाह के विचार पर अपना सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया। आपके ऑप्शन है फ्रैंक बस्टर, पियरे बोर्दियू, मैनुअल कास्टेल्स और क्लिफर्ड गेज। तो ये किनके द्वारा दिया गया है, मैनुअल कास्टेल्स के द्वारा। उन्होंने नेटवर्क और प्रभाव के विचार पर अपना सिद्धांत विकसित किया है। उन्होंने यह विचार मुख्यतः अपनी पुस्तक द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी में प्रस्तुत की है। कास्टेल्स के अनुसार आज का समाज एक नेटवर्क समाज बन चुका है जहां सामाजिक संरचना की बुनियाद सूचना और संचार तकनीकी पर आधारित नेटवर्क पर होती है। नेटवर्क सोसाइटी नाम से ही पता चल रहा होगा। और यह समाज सूचना, संचार और डेटा के प्रवाह के द्वारा क्या होती है, संचालित होती है। नेक्स्ट है पियरे बोर्दियू की निम्नलिखित कृतियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है आपका यूजीसी नेट में। तो यूजीसी नेट में आएगा तो आपका जेपीएससी जेट में भी आएगा। बहुत इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कालक्रमानुसार, उसके बाद किसका ईयर कौन सा है, इस टाइप के। तो यहाँ पे देखिए पियरे बोर्दियू की अगर कृतियों के बारे में बात की जाए तो डिस्टिंक्शन, लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक पावर, द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस एंड इन्विटेशन टू रिक्लर्सिव सोशियोलॉजी और मास्कुलिन डोमिनेशन, ये सही कालक्रमानुसार हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्य प्रणाली और वैधता और न्यायसंगत मत और विचार के बीच भेद के संदर्भ में ज्ञान का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है, को हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो उसको हम लोग जानते हैं ज्ञान मीमांसा के रूप में। किस रूप में, ज्ञान मीमांसा के रूप में। और यह दर्शन की एक प्रमुख शाखा है जो ज्ञान की प्रकृति, स्रोत, सीमा और वैधता का अध्ययन करती है। नेक्स्ट है अल्फ्रेड सुर्स का समाज वैज्ञानिक सैद्धांतिकरण में योगदान उनकी निम्नलिखित के सम्मिश्रण की योग्यता में निहित होता है। अल्फ्रेड सुर्स का किनके द्वारा जुड़ा हुआ है, तो अल्फ्रेड सुर्स ने मैक्स वेबर का जो क्रिया का सिद्धांत है के साथ हर्शल का समाज विज्ञान का सिद्धांत को भी लिया था। अब जब अल्फ्रेड सुर्स का आप थ्योरी को पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट आपको सूची 1 सूची 2 दिया गया है, मिलान करने के लिए दिया गया है। तो जैसे देखिए चमत्कारी, वैचारिकी और संगठनात्मक के बाद कौन करते हैं, तो टीके ओमान करते हैं। संचयी, वैकल्पिक और रूपांतकारी का पार्थभूषण मुखर्जी, विप्लव, विद्रोह, सुधार और क्रांति का घनश्याम शाह, सुधारवादी, रचनांतरकारी और क्रांतिकारी आंदोलन MS राव के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे देखिए बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किसी भी राजनीतिक तंत्र में शक्ति के 3 आधारभूत स्रोतों की पहचान करें। शक्ति का 3 आधार क्या होता है, तो शक्ति का 3 आधार आपका हो जाएगा बल, प्रभाव और प्राधिकार। ठीक है, क्या हो जाएगा, बल, प्रभाव और प्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र में रोल, हैंडीकैप यानी कि भूमिका, बाधा, ये शब्द किनके द्वारा दिया गया था। ये भूमिका, बाधा, हैंडीकैप, ये जो शब्द किनके द्वारा दिया गया था, किर्क के द्वारा। मैंने आपको इसको एक मतलब क्या बोल सकते हैं कि एक सरल विधि के रूप में भी बताया था कि जो हैंडीकैप है वो किक मार रहा है, क्या कर रहा है, हैंडीकैप है वो किक मार रहा है, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो रोल, हैंडीकैप यानी भूमिका, बाधा, ये सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, तो HD किर्क के द्वारा। नेक्स्ट है किस समाजशास्त्री
नहीं, कौन सा भारतीय समाजशास्त्री ने सामाजिक विज्ञान के यूरोप केंद्रीय स्वरूप की समालोचना की है और देशज सामाजिक विज्ञान के लिए तर्क किया और अपने तर्कों को सार्वभौमिक मानवतावाद पर आधारित किया है? किनके द्वारा किया गया है? तो ये आर के मुखर्जी के द्वारा। किनके द्वारा? आर के मुखर्जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, भारतीय समाजशास्त्री आर के मुखर्जी ने सामाजिक विज्ञान के यूरोप केंद्रीय स्वरूप की समालोचना की और देशज सामाजिक विज्ञान के लिए तर्क किया तथा अपने तर्कों को सार्वभौमिक मानवतावाद पर आधारित किया। मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत सार्वभौमिक मानववाद एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसमें उन्होंने मानव मूल्यों और समाजों के बीच संबंधों को समझने का प्रयास किया है। उनके अनुसार मूल्य समाज का नींव होता है और व्यक्ति और व्यवहार क्या होता है, उस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, उसके आकार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि एक क्लर्क वास्तविकता से अधिक व्यस्त दिखने का प्रयास करता है जबकि उसका जो सुपरवाइजर है, उसका जो पर्यवेक्षक उसे देख रहा है। इरविंग गॉफमैन ने इस व्यवहार को क्या कहा है? तो अन्योन्य क्रियावादी। क्या कहा है? अन्योन्य क्रियावादी। इरविंग गॉफमैन ने इस व्यवहार को क्या कहा है? अन्योन्य क्रियावादी कहा है। गॉफमैन एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे जिन्होंने अन्योन्य क्रियावादी दृष्टिकोण को विकसित किया था। इस दृष्टिकोण के अनुसार समाज में व्यक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया सामाजिक संरचना और व्यक्तित्व को आकार देती है। नेक्स्ट है, जहाँ लोग एक दीर्घकालिक साथी संबंध में होते हैं और वे अन्य लोग उन्हें एक युगल की तरह मानते हैं परंतु वे अधिकांश समय पृथक रहते हैं के डैश के रूप में संदर्भित होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? कि सह पृथकवाद संबंध। देखिए, ये क्वेश्चन करवाने का मेरा उद्देश्य बस यही है कि आपको एक मतलब जानकारी हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मूलर। ये सभी विद्वान दिए गए सूची 1 में, सूची 2 में उनका योगदान है। तो मैक्स मूलर का है ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ रिलीजन। मॉर्गन लेविस एच का है एंशियंट सोसाइटी। पीवी काने का है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। इमाइल दुर्खिम का है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। तो ये सभी को याद रखिएगा कि किसका कौन सा सिद्धांत है। 1-2 भी सिद्धांत आपको याद रह जाएगा तो आप क्वेश्चन को सही कर सकिएगा। नेक्स्ट है सिम्बॉलिक इंटरिज्म। ये थ्योरी जो है वो किनका है? तो ये प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद कौन जुड़े हुए? तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड जुड़े हुए। कौन? तो प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद का जो नींव है वो अमेरिकी समाजशास्त्री जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा लिखा था और इसको विस्तृत रूप में कौन वर्णन करता है? तो ब्लूमर करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? ब्लूमर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लेवी स्ट्रॉस का विनिमय के सिद्धांत के विषय में सही है? यानी विनिमय का सिद्धांत किनका है? तो लेवी स्ट्रॉस का। तो कौन सा सिद्धांत सही है? यहाँ पे कथन पढ़ने के लिए दिया गया है तो उस हिसाब से आपको सही करना। लेवी स्ट्रॉस का जो विनिमय का सिद्धांत है उसके विषय में सत्य कथन क्या है? तो विनिमय को बृहत्तर सामाजिक संरचना के एकीकरण के लिए इसके कार्यों के संबंध में देखा जाता है। लेवी स्ट्रॉस को विनिमय की मनोवैज्ञानिक व्याख्याओं को अस्वीकृत किया जाता है। विनिमय को केवल व्यक्तिगत प्रयोजनों के अर्थों में नहीं समझा जा सकता है। विनिमय संबंधों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक लागत होती है जो समाज संबंधों से जुड़ी होती है। नेक्स्ट है सूची 1 एवं सूची 2 दिया गया है। द वैल्यू प्रोपोजिशन किसका है? तो जॉर्ज ह्यूमान्स। सिंपैथेटिक इंट्रोस्पेक्शन चार्ल्स कूले। होमो सोशियोलॉजिक्स जेम्स कोलमैन। प्रैक्टिस किसका है? तो पियरे बोर्दियू का। ये सभी चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है AR देसाई के कुछ चुनिंदा शोध नीचे दिए गए हैं, उनमें से उन्हें पहले से बाद के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करने के लिए बोला गया है सही क्रम में। तो सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया नेशनलिज्म 1946, रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया 1969, ए प्रोफाइल ऑफ इंडियन स्लम्स 1972 और सोसाइटी इन इंडिया 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सूची एवं सूची 2 दिया गया मिलान करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कितना सारा मिलान टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। तो पहला है ऑर्गेनिक एनालॉजी किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर। सिस्टम इन इक्विलिब्रियम विल्फ्रेड पेरेटो। कॉन्सिस्टेंस यूनिवर्सलिस अगस्त कॉम्ट। कॉजल फंक्शनल एनालिसिस इमाइल दुर्खिम।
फिर यहाँ पे काल क्रमोनुसार दिया गया है, तो उसको सही करने के लिए यहाँ पे दिया गया है कि कब कौन सा प्रोग्राम हुआ था इन्वायरमेंटल संबंध में। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP 1972, रियो में अर्थ समिट 1992 में, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, कोपेनहेगन समिट 2009 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में भातृक बहुपति प्रथा देखने को मिलती है? तो कहाँ पे देखने को मिलती है? टोडा जनजाति में भातृक बहुपति प्रथा एक पारंपरिक विवाह प्रणाली है जिसमें एक महिला के कई पति आपस में भाई होते हैं। ये कहाँ पे देखने को मिलती है? टोडा जनजाति में। टोडा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी तमिलनाडु के क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए, नई जो धार्मिक आंदोलन है उसके संदर्भ में बोला गया है। तो नई धार्मिक आंदोलन जो होता है वो अक्सर पारंपरिक धर्मों से हटकर नई आध्यात्मिक आवश्यकता और क्या है कि धर्मनिरपेक्षता के बढ़ने से पारंपरिक धर्मों का प्रभाव घटता है। इसलिए बढ़ते धर्मनिरपेक्षीकरण को नई धार्मिक आंदोलन की वृद्धि का एक मुख्य कारण भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंथोनी गिडिंस के आधुनिकता के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? यानी एंथोनी गिडिंस का सिद्धांत कौन सा हो गया? तो आधुनिकता का सिद्धांत हो गया। इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है? तो जीवन जगत का, ठीक है, जीवन जगत का जो सिद्धांत है ये एंथोनी गिडिंस का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, किसका सिद्धांत नहीं है? एंथोनी गिडिंस का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह खोज कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC ओजोन कणों को नष्ट कर देती है और पृथ्वी की सुरक्षाकारी ओजोन परत के लिए खतरा हो सकती है, किसमें प्रकाशित की गई थी? तो शेरवुड, रोलैंड एंड और मॉरियो मोलिनो के द्वारा यह प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट है हेबरमास का वैधता संकट, यानी हेबरमास का सिद्धांत का नाम क्या है? वैधता संकट, लेजिटिमेसी क्राइसिस। ठीक है, क्या है? लेजिटिमेसी क्राइसिस। यह क्या चीज का बताता है, क्या तर्क देता है? तो हेबरमास का जब आप थ्योरी पढ़िएगा तब आपको लेजिटिमेसी क्राइसिस के संदर्भ में पता चलेगा। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि राज्य जो है वो राजनीतिक मुद्दों का तकनीकी समस्याओं में अंतःकरण कैसे करता है। हेबरमास के अनुसार जो वैधता संकट तब उत्पन्न होती है जब एक सामाजिक व्यवस्था अपने नागरिकों के बीच वैधता और समर्थन को क्या करती है? तो खो देती है। के लिए हेबरमास ने 4 प्रकार के संकटों के संदर्भ में चर्चा की है। वे 4 प्रकार के संकट कौन कौन से हैं? तो वैधता का संकट, लेजिटिमेसी क्राइसिस, आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस, तर्क संगतता का संकट, रैशनैलिटी क्राइसिस और प्रेरणा का संकट यानी कि मोटिवेशन क्राइसिस। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फोर्डवाद की विशेषता है? फोर्डवाद की विशेषता किसको बोला गया है? तो फोर्डवाद की विशेषताओं के बारे में बात की थी तो मानकीकृत कार्य, नियत क्रमों को अपनाना, कामगारों और जन समूहों और नौकरशाहीकृत संगठनों का परिणाम स्वरूप उदय, असेंबली लाइन जैसी अनम्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग, उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया जाना और इसमें लोगों को अधिक उत्पादों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना। सूची एवं सूची 2 दिया गया है मिलान करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 एवं सूची 2 दिया गया है। द फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी, ये किसकी है? तो जर्गन हेबरमास। फॉर्मेशंस ऑफ मॉडर्निटी, स्टुअर्ट हॉल। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी, एंथनी गिडिंस। मॉडर्निटी एट लार्ज, कल्चरल डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अर्जुन उपाध्याय। नेक्स्ट है, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों की दृष्टिकोण के माध्यम से सामाजिक स्तरीकरण के उद्देश्य को पहचानने के लिए बोला गया है। तो विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के माध्यम से सामाजिकरण का जो सामाजिक स्तरीकरण का उद्देश्य है, इसमें सामाजिक स्थितियों की भर्ती को सुगम बनाना, जिसको कि प्रकार्यात्मक बोला जा रहा है, शोषण को सुगम बनाना, संघर्ष और लोगों की जीवन शैलियों को प्रभावित करना। नेक्स्ट है कि किसने यह तर्क दिया है कि श्रम का घरेलू विभाजन औद्योगिक पूंजीवाद के अवतरण से पूर्व विद्यमान था, परंतु पूंजीवाद ने श्रम के सार्वजनिक निजी विभाजन को भी पुनर्बनल किया, जो कि इस चरण के दौरान बढ़ गया था। ये किनका था? तो फ्रेडरिक एंजल्स का। और यहाँ पे हम लोग 30 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। नेक्स्ट जो बाकी आपके 70 क्वेश्चंस हैं इस PDF से, उसको मैं आपको कवर करवा दूंगी। आप लोग इसी प्रकार से चैनल के साथ बने रहिए और आप लोगों की जो क्वेरीज थी कि मैम किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो भी आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया कि कैसा क्वेश्चन आएगा। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का आपके चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।